तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो है ऊप्स, जिसे कई जगह पे डबल ओपीएम भी कहते हैं। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, एंड डबल ओपीएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, जो कि आपके बीटेक के अंदर आपको पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है और कई बार स्टूडेंट को अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग ईयर में पढ़ना है। लेकिन ऊप्स आपका बहुत ही बेसिकली कंसेप्ट है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो सीरीज होने वाला है, इसमें हम लोग पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक को हम आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और फ्रेंड, अगर आपने ऊप्स को बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आधे से ज्यादा की जो डाउट है वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बेसिकली आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 1 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो फ्रेंड, यूनिट 1 नंबर 1 हम बेसिकली इंट्रोडक्शन जानेंगे कि डबल ओपीएम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कंपैरिजन विद प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, फीचर्स जानेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। साथ ही साथ उसके मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके डीमेरिट क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। यूनिट नंबर 1 पूरा आपका बेसिकली क्या होगा, इंट्रोडक्शन पर ही होगा। और जैसे जैसे हम आगे यूनिट में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे एक एक टॉपिक आपका बनता जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोग जानेंगे इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन को। तो इसमें हम लोग जानेंगे स्टेट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्लास क्या होता है, क्लास की आइडेंटिटी क्या होती है, कौन कौन से क्लास में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ मैसेज पासिंग क्या होता है, मैसेज पासिंग का पूरा कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। कंस्ट्रक्शन जो डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है। तो यहीं पे अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से एक्सेस कर लिया तो आपके लिए बेहतर साबित होगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी बुक मार्क कर लीजिए इन प्लेलिस्ट को, जो कि डबल ओपीएम के नाम से आपका बनेगा प्लेलिस्ट। और हमारा जो अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग जानेंगे इनहेरिटेंस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हेरिडिकल, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। और उसके बाद इज अ रिलेशनशिप क्या होता है, हैज अ रिलेशनशिप क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही डीपली तरीके से जानेंगे। नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिज्म। और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होते हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, तो हम लोग उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। मेथड ओवररीडिंग, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं। साथ ही साथ स्ट्रिंग को हम देखेंगे अगले यूनिट के अंदर। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग एंड डेटा कलेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारा लास्ट होगा, वो होगा एटीएम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एटीएम में किस तरह से हम एटीएम का यूज करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस में यूज किया जाता है। तो सारी चीजों को हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, तो कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। वीडियो सीरीज को आप अभी बुक मार्क कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, डेली बेसिस पे आपको ऊप्स के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज मिलते रहेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग इस सब्जेक्ट को भी खत्म कर लेंगे। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगले कंसेप्ट को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, किस तरीके से ये यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ में, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज को। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो व्हाट आर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आखिर आपका होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कार इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट विद मेनी एट्रीब्यूट, यानी जो भी कार हो गया, कार का एग्जांपल हमने लिया, जैसे कार हो गया उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कार किस कंपनी का है, किस कलर का है, उसमें टायर कौन कौन से कंपनी के यूज किए गए हैं, साथ ही साथ उसका इंजन किस तरह से वर्क करता है, वो फ्यूल किस तरह से देता है, क्या माइलेज देता है। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं कार के लिए। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो गया ऑब्जेक्ट का,
इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड ऑल इट्स इंटरनल मैकेनिक्स, यानी इसके हम इंटरनल मैकेनिक्स को नहीं जानते। क्लियर? एंड व्हाट काइंड ऑफ इंजन इट हैज, हाउ द गैस मेक इट रन, और इवन वेयर द गैस कम फ्रॉम इन ऑर्डर टू नो हाउ टू इंटरैक्ट विद इट, यानी किस तरीके की गैस इसमें यूज की जाएंगी, कौन सा गैस कहाँ पे फिल किया जाएगा, किस तरह की रिक्वायरमेंट इसको है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अगला एग्जांपल कह रहा है कि द कार्स बिहेवियर हैव बीन मेड सिंपल फॉर अस थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक, यानी जो कार है, कार का बिहेवियर जो है उसको हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लॉजिक से समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कार के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उसके लॉजिक का यूज करते हैं। उसके बाद कह रहा है पुट द की इन द इग्निशन एंड द कार टर्न एंड गेट्स अस वेयर वी नीड टू गो। क्लियर? अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द एट्रीब्यूट्स दैट मेक्स दिस पॉसिबल, ऑल ऑफ द कार पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग आर पैकेज एंड वी डू नॉट नीड टू ब्रेक डाउन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, यानी जितने भी आपके एट्रीब्यूट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कार का पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उनको हम पैकेज के अंदर रखते हैं जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। ये ऑब्जेक्ट के बारे में था जो कि आप डेली लाइफ में डेली यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों को, तो आप किसी और का भी एग्जांपल दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। अगला है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आखिर ये होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफाइन मोस्ट मॉडर्न सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज बेसिकली किसी भी सर्वर को बनाने में, उसके साइट को बनाने में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विच आर द लैंग्वेज बैकएंड डेवलपर यूज टू राइट द सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस टेक्नोलॉजी, यानी ये जो बैकएंड डेवलपर होते हैं, बैकएंड यानी कोई भी वेबसाइट का इंटरफेस आपने देखा, उस वेबसाइट के बैकएंड में यानी जो उसके पीछे वर्क कर रहा है वही बैकएंड होता है। तो उसके टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट का यूज किया जाता है, जो कि आप आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर सारी चीजों को डीपली पढ़ेंगे। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इन सारी चीजों के बारे में। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस बिहाइंड द सीन्स सर्वर टेक्नोलॉजी टेल्स अ वेबसाइट और अ वेब एप्लीकेशन हाउ टू बिहेव, यानी एंड आल्सो बिल्ड द आर्किटेक्चर फॉर साइट टू इनहेरिट विद द डेटाबेस, यानी जो इसके बिहाइंड यानी जो इसके पीछे काम करता है सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर, वो ये होता है कि आपका वेबसाइट किस तरह से बिहेव करेगा, कौन कौन सी फीचर्स उसमें दिखेंगी, क्या उसका मतलब इंटरेक्शन होगा किसी भी यूजर के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा डिजाइन की जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दैट डिस्कस फोल्डिंग इज हाउ दैट इज ड्राइव्ड एंड प्रोसीड इफेक्टिवली मेकिंग इट द ब्रेन ऑफ अ वेबसाइट, और साथ ही साथ जो भी ब्रेन होता है वेबसाइट का उसको मतलब पुट करने में भी आपका डबल ओपीएम यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो मदद करता है। एंड दैट्स वेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक कम्स इनटू प्ले, और यही कारण है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक जो आया वो डेली बेसिस पे वेबसाइट को बनाने में प्रयोग में आने लगा। If a website's brain use object-oriented logic, it is designed to think and of data as object. यदि मान लीजिए किसी भी वेबसाइट को हमने ब्रेन दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक की मदद से, तो वो क्या करेगा, वो सोचने लगेगा ऑफ डेटा को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह। एंड इफ affect how a site is built from the grouped up, how data is organized and how later growth and maintenance of the site will occurs and more। तो ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पूरे कंसेप्ट थे। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में सबसे पहला पॉइंट है इजी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में इसके द्वारा थोड़ा सा मदद मिलता है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रोडक्टिविटी, इसका जो प्रोडक्टिविटी होता है इसकी मदद से काफी हाई होता है। उसके बाद है इजी टेस्टिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनेंस, यानी इसका जो टेस्टिंग है वो काफी इजी होता है। इसका डिबगिंग यानी इसमें कौन कौन से बग हैं उनको फाइंड आउट करना इजी होता है। इसमें जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट को हमने बना दिया, उसमें कोई भी आपका कोई दिक्कत कोई फॉल्ट आया तो उसको हमने मेंटेन किया, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इजीली हो सकता है। अगला है इट इज रीयूजेबल, यानी इसका दोबारा यूज किया जा सकता है। एंड मोर दो डेटा एनालिटिक्स, लेस डेवलपमेंट टाइम एंड मोर एक्यूरेट कोडिंग थैंक्स ऑफ डबल ओपीएम इनहेरिटेंस मेथड, यानी ये क्या होता है, लेस डेवलपमेंट टाइम, यानी इसके डेवलप होने में जो टाइम लगता है थोड़ा सा कम हो लगता है, और इसका जो कोडिंग का एक्यूरेसी होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, और ये जो इनहेरिटेंस का इसका मेथड होता है ना वो काफी बेहतरीन होता है। एंड डेटा इज सेफ एंड सिक्योर विथ लेस डेटा कॉर्पोरेशन थैंक्स ऑफ हैंडलिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, यानी जो डेटा होता है इसमें सेफ और सिक्योर होता है, वो किसके वजह से होता है, वो हैंडलिंग और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट से होता है।
और लास्ट आपका है इट इज शेयरेबल, यानी ये शेयरेबल होता है, इसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था। तो आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बीच में क्या अंतर होता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और 6 से 7 पॉइंट में हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका आंसर होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस तरीके का डायग्राम बना लेना है आपको, और डायग्राम में आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, और दूसरा आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं पार्ट्स में, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल डिवाइडेड पार्ट कॉल्ड एज द फंक्शन। यानी इसमें क्या होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा रादर देन द प्रोसीड्यूर और फंक्शन बिकॉज इट वर्क्स एज अ रियल वर्ल्ड। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रियल लाइफ जो हमारा डेली जिस काम को हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज से रिलेट करता है। इसीलिए उसमें जो इंपॉर्टेंस होता है इसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें कह रहा है कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू द डेटा बट टू फंक्शन एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी डन। थर्ड इसमें पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। यानी ये क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। एंड जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट में डबल ओपी भी कहते हैं, हैज एक्सेस स्पेसिफायर्स नेम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेट्रा। यानी इनके पास क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो कि आपके पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपका जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उनके पास कोई भी एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं होता। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द मेंबर फंक्शन। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, और साथ ही साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के मेंबर फंक्शन से। और इसमें कह रहा है कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम डेटा मूविंग द फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। लेकिन इसमें क्या होता है, डेटा मूव करता है फंक्शन में, फंक्शन से ही फंक्शन में वो मूव करता रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स एन इजी वे टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन। यानी ये क्या करता है, जो प्रोवाइड करता है एक इजीएस्ट वे को, यानी एक आसान तरीके को किसी भी डेटा और फंक्शन को ऐड करने के लिए। और इसमें कह रहा है कि टू ऐड द न्यू डेटा एंड द फंक्शन इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एक्सपेंशन नॉट सो इजी। यानी इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसके बाद आपका जो सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है, उसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड डेटा हेडिंग सो प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। यानी ये जो होता है वो डेटा हेडिंग को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक हाईली वेटेज वाला सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं करता, डेटा हेडिंग को प्रोवाइड नहीं करता। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा आपका, VB.NET, सी हैश एंड नेट, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और आपका जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपका सी आ जाएगा, VB आ जाएगा, फ्रंट एंड आ जाएगा, और ये सारी चीजें आएंगी जो कि आपके लिए जरूरी है। तो आई होप ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।
तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगले कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें आपको पढ़ने हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला आपका पॉइंट आता है, वो आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बेसिक यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एंड दैट इज बोथ द डेटा एंड द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डेटा आर बंडल्ड एज अ यूनिट कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होता है, डेटा पार्ट भी होता है, साथ ही साथ इसमें फंक्शन पार्ट भी होता है जो ऑपरेट करता है डेटा को, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, वही जो आपका यूनिट होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको मिलेंगे, तो आप इन चीजों को अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। सेकंड आपका आता है क्लास। तो क्लास क्या होता है कि व्हेन यू डिफाइन अ क्लास यू डिफाइन अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आप क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक ब्लूप्रिंट निकालते हैं। किसी भी सिस्टम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट निकालते हैं, तो वही आपका क्लास होता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि दिस डज नॉट डिफाइन एनी डेटा बट इट डज डिफाइन व्हाट द क्लास नेम मीन्स, and that is what an object of the class will consist of and what operations can be performed on such an object। लेकिन ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, क्या उसका नाम रहेगा, किस तरीके से क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसको ऑपरेट करने में कौन कौन सा हम मेथड लगाएंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर आता है एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें कह रहा है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शंस रिफर्स टू providing only the essential information to the outside of the world and hiding their background details। यानी ये जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है उसका हम यूज करते हैं इसेंशियल इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए, जो भी बैकग्राउंड में डिटेल्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए। दैट इज टू रिप्रेजेंटेड द नीडेड इंफॉर्मेशन इन अ प्रोग्राम विदाउट प्रेजेंटिंग द डिटेल। यानी बिना डिटेल को प्रेजेंट किए हुए हमारे जो इंफॉर्मेशन होता है उनको अच्छी तरीके से जानना, प्रेजेंट करना। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये डेटाबेस system hide certain details of how data is stored and created and maintained। जैसे सिमिलर बात करें हम C++ classes provide the different method to the outside world without giving the internal detail about those method and data। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। देन हमारा जो अगला आता है वो आता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन इज प्लेसिंग द डेटा एंड द फंक्शन दैट वर्क ऑन दैट डेटा इन द सेम प्लेस। यानी इनकैप्सुलेशन एक प्रकार का प्लेसिंग होता है, प्लेसिंग मेथड होता है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, एक सेम प्लेस में स्टोर करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वेल वर्किंग विद प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर विच फंक्शन वर्क ऑन विच वेरिएबल, बट object-oriented programming provide you a framework to place the data and the relevant function together in the same object। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारा कंसेप्ट है वो एक अच्छी तरीके से फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है डेटा को रिलेवेंट करने के लिए सेम ऑब्जेक्ट के द्वारा। उसका हमारा आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है तो उसके जो भी बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उनकी थोड़ी बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आएंगी, तो दूसरे के प्रॉपर्टी को कैरी करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। अगर हम टेक्निकल वर्ड की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कोड रीयूजेबिलिटी। यानी इनहेरिटेंस के द्वारा हम जो कोड होता है उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। As the name suggests, inheritance is the process of forming a new class from an existing class that is from the existing class called as the base class। यानी इसमें जो existing class रहता है उसे हम क्या कहते हैं, base class कहते हैं, और जो new class form होता है उसको हम लोग drive class कहते हैं। यानी इसमें आपको क्लियर हो गया कि एक base class होगा, एक drive class होगा। This is a very important concept of object-oriented programming since this feature help to reduce the code size। यानी ये जो फीचर होता है इनहेरिटेंस का वो कोड के साइज को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें कह रहा है कि द एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर और अ फंक्शन इन अ डिफरेंट वे, इन अदर वर्ड गिविंग डिफरेंट मीनिंग और फंक्शन टू द ऑपरेटर और अ फंक्शन इज कॉल्ड एन पॉलीमॉर्फिज्म। यानी वैसा एबिलिटी जो भी किसी भी ऑपरेटर का फंक्शन के द्वारा डिफरेंट जो मीनिंग होते हैं फंक्शन के वो प्रोवाइड करता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी and that is a single function or an operator functioning in many way different upon the use is called as the polymorphism। क्लियर? उसका बाद आपका आता है ओवरलोडिंग। तो इसमें कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी जो ओवरलोडिंग है वो ब्रांच है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का।
and when the existing operator or a function is made to operate on a new data type, it is said to be the overloaded. Clear? तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन इन C++, यानी C++ के अंदर हम किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, सारी चीजों को हम इस वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं। इससे प्रोसीजर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को उसके अंदर डिस्कस किया है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इन C++ क्या है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो इसमें कह रहा है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड assurance to the compiler that there is one variable existing with the given type and the name, so that compiler proceed for further compilation without needing complete detail about the variable। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से ये फायदा होता है कि कंपाइलर किसी भी बड़े बड़े चीजों को वेरिएबल को डिक्लेयर करने से अच्छी तरीके से समझ पाता है और ज्यादा उसको दिक्कत परेशानी नहीं होती किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने में, और ज्यादा डिटेल में हमें उस कोड के बारे में नहीं बताना होता, उस वेरिएबल के बारे में हमें नहीं बताना होता कंपाइलर को। क्लियर? तो इसीलिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना पसंद करते हैं। उसका कह रहा है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हैज इट्स मीनिंग एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन ओनली। यानी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो मीनिंग को प्रोवाइड करता है कब? जब उसका कंपाइलेशन प्रोवाइड हो, जब कंपाइलेशन चले, कंपाइलेशन के दौरान ही वो उस मीनिंग को प्रोवाइड करता है। एंड कंपाइलर नीड्स एक्चुअल वेरिएबल डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ लिंकिंग ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर? उसके बाद अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ट्राई द फॉलोइंग एग्जांपल हैज बीन डिक्लेयर्ड एट द टॉप बट इट हैज बीन डिफाइंड इनसाइड द मेन फंक्शन। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। तो एक यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें ये कोड आपका C++ में लिखा है। तो सबसे पहले हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम देते हैं और यूजिंग नेम स्पेस std हमने दिया। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने एक्सटर्न इंट दिया जिसमें इंटीजर हमने a और b लिया और सेमीकोलन दिया। उसके बाद हमने एक्सटर्न इंट दिया c और इसके बाद हमने एक्सटर्न फ्लोट दिया f। उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिफिनेशन यहाँ पे शुरू होता है। पहला है इंट a, b एंड सेमीकोलन इंट c फ्लोट f। तो ये आपका क्या है? वेरिएबल डिफिनेशन है, ये आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और ये आपका क्या है? एक्चुअल इनिशियलाइजेशन है। जैसे a में हमने 10 इनिशियलाइज किया, b में हमने 20 इनिशियलाइज किया और साथ ही साथ c के अंदर हमने फॉर्मूला डाल दिया a + b। तो c आउट क्या होगा? लेस देन c एंड लेस देन इंड 1। क्लियर? तो बेसिकली ये C++ का फंडामेंटल है, तो देख के डरने की जरूरत नहीं है। और f की जगह पे हमने ये वैल्यू दिया और f को हमने प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया, रिटर्न 0 दिया हमने। तो जैसे ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे अपने कंपाइलर के अंदर, तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा a + b यानी 10 + 20 कितना? 30। और उसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका कितना होगा? 23.33। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। ओके, अगला आता है फ्रेंड लोकल वेरिएबल। अब टाइप की हम बात करें तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक आर लोकल वेरिएबल। यानी वैसा वेरिएबल जो फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर होता है वही आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है। एंड दे कैन बी यूज्ड ओनली बाय अ स्टेटमेंट दैट आर इनसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक कोड। यानी ये केवल यूज किया जाता है स्टेटमेंट के द्वारा इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक कोड में। एंड लोकल वेरिएबल आर नॉट नोन टू द फंक्शन आउटसाइड देयर आउट। यानी जो लोकल वेरिएबल होता है वो फंक्शन को नहीं जानता उसके आउटसाइड में किस तरह से वो वर्क कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं लोकल वेरिएबल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दिया #include IOStream यूजिंग नेमस्पेस std हमने दिया। इंट मेन यानी मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने। यहाँ पे इंटीजर हमने क्या किया? a, b एंड सेमीकोलन इंटीजर हमने c दिया। एक्चुअल जो इनिशियलाइजेशन है उसमें हमने क्या दिया? 10 दिया a के लिए, b दिया हमने 20 के लिए और c का फॉर्मूला हमने दे दिया a + b। और यहाँ पे हमने प्रिंट करने के लिए c आउट लेस देन c दिया। क्लियर? और साथ ही साथ रिटर्न 0 हमने दिया और यहाँ पे सेमीकोलन जो आपका कर्ली ब्रेसेस होता है उसको लगा के इसको क्लोज किया। और जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे अपने कंपाइलर के अंदर तो आपका 30 आएगा प्रिंट होके। ओके, तो ये आपका बेसिकली लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट है। उसका फ्रेंड आपका आता है ग्लोबल वेरिएबल। इसमें कह रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन, यानी जो यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। यानी जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर होता है और ये बेसिकली किसी भी प्रोग्राम के हमेशा टॉप पे डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि द ग्लोबल वेरिएबल विल होल्ड देयर वैल्यूज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम। यानी जो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है वो हम डिक्लेयर करते हैं लाइफ टाइम के लिए किसी भी प्रोग्राम के अंदर।
एंड ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन, यानी जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल इज अवेलेबल फॉर यूज थ्रू आउट योर एंटायर प्रोग्राम आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस का, वो ये दोनों तो होता ही होता है। यहाँ पे ग्लोबल हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल, हमेशा टॉप में हम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हमने मेन वेरिएबल दिया, उसके लिए हमने डिक्लेयर किया लोकल वेरिएबल को। यहाँ पे हमने एक्चुअली इनिशियलाइजेशन किया, जी में हमने क्या दिया, ए प्लस बी, यानी इन दोनों वैल्यू का सम हो जाएगा। तो सम हम यहाँ पे आपका क्या आ गया, 30 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ग्लोबल वेरिएबल को भी समझ लिया हमने। उसके बाद फ्रेंड हमारा एक प्रोग्राम आ जाता है जो असाइन करता है डेटा टू द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड डिस्प्ले इट। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इंटर करने को कहेगा फुल नेम, उसके बाद आपको एज कहेगा, उसके साथ ही साथ आपको सैलरी कहेगा, उसके बाद आपका नेम एज सैलरी, इस प्रकार से फॉर्मेट में आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट 1 के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उनको डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। आइए हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ये काफी शॉर्ट में हम डेटा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप लॉन्ग वीडियो को देखना कितना पसंद करते हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए इन वीडियोस को डिजाइन किया गया है, ताकि कम समय में बेहतर से बेहतर नॉलेज आप तक प्रोवाइड कराई जाए। ओके, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन आखिर होता क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। यानी जो आपका सी प्लस प्लस का कंसेप्ट होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, काफी एसेंशियल पार्ट होता है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को यूज करने में हमारी मदद करता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ओके, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन मींस डिस्प्लेइंग ओनली द एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल। यानी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है केवल जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है उसी को डिस्प्ले करना, और साथ ही साथ जो डिटेल होती है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, जो हम यूजर के इंटरफेस पे नहीं दिखाना चाहते, उन चीज को वो हाइड करके रखता है। क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन refers to providing only the essential information about the data to the outside world and hiding the background details और implementation। वही चीज जो मैंने अभी बताया कि बैकग्राउंड में जो डिटेल होता है उसको हाइड करके रखता है, या डेटा एब्स्ट्रैक्शन उसमें हमारी मदद करता है। तो आप बारी बारी से नोट्स बनाते चलिएगा, एक एक स्टेप लिखते चलिएगा, आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद आपका अगला कह रहा है कि कंसीडर अ रियल लाइफ ऑफ एग्जांपल मैन ड्राइविंग अ कार। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, वो किसी कार को ड्राइव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर के मैकेनिज्म को ही जान रहा है कि ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ये कुछ चीजें हैं, लेकिन वो अंदर के मैकेनिज्म को नहीं जान पा रहा है कि उसके अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा रही होंगी। तो यहीं पे लिखा है कि अ मैन ओनली नोज द प्रेसिंग द एक्सेलरेटर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार एंड अप्लाइंग द ब्रेक विल स्टॉप द कार। वही बात कि जो व्यक्ति है वो केवल एक्सीलरेटर को जानता है, साथ ही साथ वो ब्रेक को जानता है कि हाँ एक्सीलरेटर इंक्रीज किया जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, और जो ब्रेक हम लोग पुश करेंगे तो ब्रेक के द्वारा क्या होगा, स्पीड हमारा कम होगा। लेकिन ही डज नॉट नो अबाउट हाउ ऑन प्रेसिंग एक्सेलरेटर द स्पीड इज एक्चुअली इंक्रीज। लेकिन वो उस चीज को नहीं जानता है कि एक्चुअली स्पीड किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, क्या उसका प्रोसेस हो रहा है अंदर। and he does not know about the inner mechanism of the car or to implement accelerator, brake and etc in car। is that clear? डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा एक कार के एग्जांपल के द्वारा। क्लियर? अभी लाइक बटन को दबा दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद आपका आता है एडवांटेज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि हेल्प्स द यूजर टू अवॉइड द राइटिंग द लो लेवल कोड। यानी लो लेवल कोड को लिखने में जो होता है उसको अवॉइड करने में मदद करता है, यानी कम से कम लो लेवल लैंग्वेज को यूज किया जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ने के बाद। सेकंड आता है कि अवॉइड कोड डुप्लीकेशन एंड इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी। यानी जो कोड डुप्लीकेट कोड यूज किए जाते हैं उनको यूज करने में थोड़ी सी मदद करता है कि हाँ उनको दोबारा यूज ना किया जाए। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कैन चेंज द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लास
एंड इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द यूजर, यानी ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करने में मदद करता है कि बिना किसी इफेक्ट के यूजर के। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हेल्प्स टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम एज ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर प्रोवाइडेड टू द यूजर, यानी वो क्या करता है, केवल इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही यूजर को प्रोवाइड करता है, उसमें हमारी मदद करता है। तो आई होप ये पूरा आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो सीरीज पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। बस मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास, यानी क्लास क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपका सब्जेक्ट है डेवलपीएम या फिर जिसे UPS कहते हैं, उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो उसके कंसेप्ट को समझना, उसके फंडामेंटल को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है UPS के तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसका प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है क्लास। क्लास क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ दैट लीड्स टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ क्लास, यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है C++ का या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वही आपका क्या होता है, क्लास होता है। क्लियर। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिमिलर टू C स्ट्रक्चर, यानी जो क्लास है एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो बिल्कुल C के स्ट्रक्चर के जैसा ही वर्क करता है। ओके। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट कह रहा है कि द क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू सच ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं, द क्लास कंसिस्ट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड्स, यानी जो क्लास होता है वो डेटा मेंबर को भी और मेथड्स को भी, दोनों चीजों को कैरी करता है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल टाइप की कुछ बात करूं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी क्लास क्या है, क्लास एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो होल्ड करता है विच होल्ड इट्स आउन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, जो खुद के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्या करता है, होल्ड करता है, विच कैन बी एक्सेस बाय द यूजर बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी जो क्या होता है यूजर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है जब वो क्लास को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं उसके दौरान। एंड क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लास बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द क्लास ऑफ अ कार, देयर आर मेनी कार्स विथ डिफरेंट नेम। ओके। उसके बाद कह रहा है ब्रांड है, बट ऑल ऑफ देम शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज, लाइक ऑल ऑफ देम हैव 4 व्हील स्पीड एंड लिमिटेड mileage range etc, and so here car is the class and wheels and speed limits and mileage are the property। क्लास कार क्या है, आपका क्लास है, लेकिन उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड एक और पॉइंट इसमें कह रहा है कि डेटा मेंबर्स आर द डेटा वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन आर द फंक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल एंड टुगेदर these data member and the member function define the property and the behavior of an object। जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, इसी वीडियो सीरीज में सारी चीजें आपको मिलेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि इन द एबव एग्जांपल ऑफ कार द डेटा मेंबर विल बी स्पीड लिमिट माइलेज, यानी जो डेटा मेंबर है वो क्या है, आपका स्पीड है, लिमिट है, माइलेज है, ये सारे आपके डेटा मेंबर है। और साथ ही साथ मेंबर फंक्शन कैन बी अप्लाइड ब्रेक, इंक्रीज स्पीड, इन सारी चीजों पे मेंबर फंक्शन आपका अप्लाई होता है। क्लियर। क्लास के एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड एंड रीयूजेबल एंटिटी, यानी क्लास एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, साथ ही साथ रीयूजेबल एंटिटी भी है जिसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि क्लास रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ होल्डिंग डेटा, यानी जो होल्डिंग डेटा का कम्प्लेक्सिटी होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है क्लास। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि क्लास just hold the data and do operation with help of member variable and the member function, यानी जो क्लासेस होते हैं वो बिल्कुल होल्ड करने के लिए डेटा को यूज किया जाता है मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि क्लास मेंटेन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड इज वेल स्ट्रक्चर, यानी जो क्लास होता है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करता है।
उसके बाद अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज रियलाइजेशन ऑफ द पार्टिकुलर क्लास, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियलाइजेशन करता है किसी भी पार्टिकुलर क्लास को। ओके, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक बेसिक सा सिंटेक्स आपको मिल जाएगा क्लास का, जो कि आप देख सकते हैं क्लास नेम दिया गया है, ओपनिंग करली ब्रेसेस है। यहाँ पे आपका जो भी एक्सेस स्पेसिफायर होगा, जिसे हम लोग एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं, वो यूज किया जाएगा। यहाँ पे मेंबर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। ये बेसिक सा सिंटेक्स है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, आप इस एग्जांपल को अपने कंपाइलर में एक बार इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा और इन सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको लास्ट में रिटर्न 0 दे देना है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उस बेसिकली C++ पे ही आधारित है। तो आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जो कि आपके ओप्स के कंसेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आगे पढ़ाता चला गया और आपको पिछला वीडियो का कंटेंट पता ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन चीजों को देखिए, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। काफी शॉर्ट में अच्छी तरीके से नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। आखिर होता क्या है? इसमें कह रहा है कि लाइक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वी कैन आल्सो हैव द स्टैटिक मेंबर फंक्शन, यानी स्टैटिक मेंबर जो वेरिएबल होते हैं उसी तरीके से जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी यूज किए जाते हैं। जैसे एक पॉइंट के द्वारा हम देखें, अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कोई भी मेंबर फंक्शन स्टैटिक की तरह डिक्लेयर होगा कब? जब उनके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टी होंगी। पहला आपका है कि स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर इन द क्लास, यानी जो स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर होंगे क्लास के द्वारा, उसी के द्वारा स्टैटिक जो फंक्शन होंगे वो भी डिक्लेयर किए जाएंगे। सेकंड है, कह रहा है कि द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड द क्लास नेम एज फॉलोज। इसमें पहला आपका क्लास नेम में क्या है? फंक्शन नेम। Static functions are used to maintain a single copy of a class member function across the various objects in the class. Okay, and a static member function can be called either by itself, यानी जो static member function होते हैं वो खुद से भी कॉल किए जा सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं any object के द्वारा by the using name. Okay, यहाँ पे आपको दिया हुआ है scope resolution and operator और in the connection with an object. तो ये बेसिक सा फंडामेंटल है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली हैव एक्सेस टू अदर स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड द फंक्शन डिक्लेयर इन द सेम क्लास। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम विद अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नेम, यानी ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो डिक्लेयर किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। थर्ड है कि ग्लोबल फंक्शन एंड डेटा में बी एक्सेस्ड बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन, यानी जो ग्लोबल फंक्शन होंगे और जो डेटा होंगे वो एक्सेस किए जाएंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन डज नॉट हैव दिस पॉइंटर, एंड उसके बाद कह रहा है कि देयर कैन बी अ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वर्जन ऑफ द सेम फंक्शन एंड दे कैन नॉट बी डिक्लेयर एज कॉन्स्ट और वोलेटाइल, यानी कांस्टेंट और वोलेटाइल की तरह ये वर्क नहीं कर सकता। उसके बाद कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन में नॉट बी वर्चुअल, यानी ये वर्चुअल नहीं होता। देन उसके बाद आपका एक टर्म आता है इसी के अंदर, वो आता है आपका इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि एन इंस्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टाइप क्रिएट विया द न्यू ऑपरेटर, यानी न्यू ऑपरेटर के लिए इंस्टेंट का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग, उसके लिए हमने str यूज किया है न्यू स्ट्रिंग के लिए। और str आपका क्या है? str इज अ पॉइंटर टू एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास स्ट्रिंग, यानी ये पॉइंटर है उस क्लास स्ट्रिंग के लिए। And if you want create memory for an object, so we call the object as instant, यदि मान लीजिए कि हम अपने खुद के मेमोरी को बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमारे पास खुद का ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल में स्टूडेंट std, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? एक प्रकार का क्लास है, और std क्या है? एक प्रकार का इंस्टेंस है, मतलब जस्ट ए कॉपी ऑफ अ क्लास। ओके, विद दिस वी वॉन्ट डू एनीथिंग until unless we create a memory for that, यानी हम कुछ नहीं कर सकते जब उसके लिए हम मेमोरी क्रिएट कर देंगे तो उस कंडीशन में। उसके बाद एक और टर्म आता है जो कि आपका मैसेज पासिंग होता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ वन ऑपरेटर एंड वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, एंड मतलब
कम्युनिकेशन के लिए हम मैसेज पासिंग का यूज करते हैं, दो सिस्टम के बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, उन चीजों के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसीजर एंड देयरफॉर विल इन्वोक द फंक्शन इन द रिसीविंग ऑब्जेक्ट दैट जनरेट द डिजायर्ड रिजल्ट। क्लियर, यानी ये जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है उसको जनरेट करने में मदद करता है। एंड मैसेज पासिंग इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, the name of the function and the information to be sent। क्लियर। अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि मैसेज पासिंग इज नथिंग बट सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑन इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जेक्ट सेम एज पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से मनुष्य एक दूसरे के बातों को समझते हैं, जानते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उस तरह से जो आपका कंप्यूटर होता है वो भी अपने बातों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है ताकि वो उन चीजों को समझ सके। So this help in building the system that simultaneous real life। रियल लाइफ के एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेप इन मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में फॉलोइंग स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है क्रिएटिंग क्लासेस दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड इट्स बिहेवियर, यानी क्लास को डिक्लेयर करना, क्रिएट करना और उसके बिहेवियर को। सेकेंड आपका आता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास डिफिनेशन। एंड थर्ड आपका आता है स्टेबलाइजिंग कम्युनिकेशन अमंग द ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट इसी में है कि creating classes that define object and its behavior। and अगला पॉइंट है creating object from the class definition। and अगला पॉइंट है आपका stabilizing communication among the object। ओके, तो ये बेसिक से फंडामेंटल है जो कि आपके इसके अंदर यूज किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि इन उप्स मैसेज पासिंग इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के नेम को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंड। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को, जो कि आपके ऊप्स के कंसेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके पूरे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको बेस्ट से बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल की तरह बताने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप एक बार एक्सेस कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके, और उसके बाद आप इन चीजों को देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है और डिस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन से मतलब ये है कि किसी भी चीज को बनाना, आसान भाषा में हम समझे। और डिस्ट्रक्शन का मतलब उस चीज को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, यानी नष्ट करना, बर्बाद करना। क्लियर। आइए हम देख लेते हैं। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, यानी वही चीज जो क्लास को इनिशियलाइज करता है कंस्ट्रक्शन कहलाता है। एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज द प्रोसेस ऑफ टीयरिंग डाउन अ क्लास एंड क्लीनिंग इट अप, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन और फाइनलाइजेशन। वही इसका जो अपोजिट होगा वो डिस्ट्रक्शन होगा, जिसे हम लोग फाइनलाइजेशन भी कहते हैं। एंड क्लास कंस्ट्रक्शन occurs either when an object is being initialized or upon first reference to a type। क्लियर। तो ये कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का पूरा कंसेप्ट आपका हो गया। उसके बाद कुछ टाइपिकल केसेस आते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं इसके अंदर, जिसमें पहला है कैलकुलेट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द साइज इज मोस्टली द सेम एज दैट ऑफ द क्लास बट कैन वेरी, यानी जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल सेम होगा किसके जैसे, जो भी आपका क्लास होगा, लेकिन वो उस चीज का वेरी नहीं करेगा। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन नॉट ड्राइव फ्रॉम अ क्लास but from a prototype inside, the size of an object is usually that of internal data structure, जिसे हम लोग हैज फॉर इंस्टेंस भी कहते हैं, that hold its slot। यानी वो क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्लॉट्स डिवाइड होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को बारी बारी से अच्छी तरीके से अपने नोट्स में बनाते चलिए। उसके बाद आता है आपका एलोकेशन। तो एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस विद द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लस द ग्रो लेटर if possible to know in advance। क्लियर। उसके बाद आपका है बाइंडिंग मेथड। this is usually either left to the class of the object or is resolved at dispatch time, but nevertheless it is possible that some object models bind method at creation time। okay, उसके बाद आपका आता है कॉलिंग एंड इनिशियलाइजेशन कोड ऑफ सुपर क्लास। उसके बाद आपका आता है कॉलिंग एंड इनिशियलाइजेशन कोड ऑफ द क्लास बीइंग क्रिएटेड। ओके, उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन रूल, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, जिनमें पहला आपका आता है कॉल द कंस्ट्रक्टर,
इनिशियलाइजर फॉर ईच डेटा मेंबर इन सीक्वेंस, यानी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे प्रत्येक डेटा मेंबर फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए। एंड सेकंड है कॉल द कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे क्लास के लिए। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है और डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है, उन चीजों को। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज जनरली द केस दैट आफ्टर एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इट इज रिमूव फ्रॉम मेमोरी टू मेक रूम फॉर अदर प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट टू टेक दैट ऑब्जेक्ट प्लेस। यानी मान लीजिए कि अगर आप क्या है एक रूम में है, वहां पे कोई भी वस्तु रखा है, कोई भी चीज रखी है, वहां पे आप उस चीज को उठा के कहीं दूसरे जगह पे रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिप्लेसमेंट डिस्ट्रक्शन का पार्ट ही है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों को डिस्कस करके हम टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे आपका आता है डिस्ट्रक्शन के कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है कॉल द डिस्ट्रक्टर फॉर द ड्राइव क्लास, यानी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ड्राइव क्लास के लिए। एंड सेकेंड है कॉल द डिस्ट्रक्टर फॉर ईच डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास इन द रिवर्स सीक्वेंस, यानी रिवर्स सीक्वेंस में जितने भी डेटा मेंबर होते हैं उनको हम कॉल करेंगे। एंड थर्ड है कॉल द डिस्ट्रक्टर फॉर द बेस क्लास, यानी जो बेस क्लास होगा उसके लिए अभी हम डिस्ट्रक्टर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आइए हम जान लेते हैं कंस्ट्रक्टर आखिर आपका होता क्या है। उसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास व्हिच हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो बिल्कुल सेम होता है उसके क्लास के नेम के जैसा ही। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेन डिक्लेयर एंड क्रिएट न्यू क्लास ऑफ द क्लास, यानी ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है कब, जब न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस क्लास के लिए। एंड इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास, यानी इसको कंस्ट्रक्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये एक वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है डेटा मेंबर के लिए, उस क्लास के लिए। तो ये पैराग्राफ में चीजें लिखी हैं, आप इन चीजों को पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको आसानी हो जाए याद करने में भी और थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी बनेगा। उसके बाद आ रहा है कि द कंस्ट्रक्टर फंक्शन हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलोज, जिसमें पहला आपका आता है कंस्ट्रक्टर के लिए कि दे शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन, यानी ये केवल पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किया जाएगा जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा। सेकेंड आ रहा है कि दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएट, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, इसके लिए किसी एक्स्ट्रा करिकुलम की जरूरत नहीं है। थर्ड आता है कि दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड एंड दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यू, यानी ये कोई भी रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। थर्ड आ रहा है कि दे कैन नॉट बी इनहेरिट थ्रू अ ड्राइव क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते ड्राइव क्लास के द्वारा, इसको केवल बेस कंस्ट्रक्टर के द्वारा ही हम इनहेरिट कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है आपका कि लाइक सी प्लस प्लस फंक्शन दे कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी ये क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह वर्क करता है। सिक्स आपका है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, यानी ये वर्चुअल नहीं होता। सेवन नंबर आपका है कि दे कैन नॉट बी रेफरेंस बाय देयर एड्रेस, यानी जो कंस्ट्रक्टर है उसे हम एड्रेस के द्वारा रेफरेंस जो रिफर है उसे नहीं कर सकते। एंड 8 नंबर आपका कह रहा है कि दे मेक इम्प्लिसिट कॉल टू द ऑपरेटर न्यू डेट एंड डिलीट व्हेन मेमोरी एलोकेशन इज रिक्वायर्ड, जब मेमोरी एलोकेशन रिक्वायर होगा तो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये उसका एक बेसिक सा सिंटेक्स हम कह सकते हैं, सिंटेक्स आपका दिया हुआ है जो कि आपका कंस्ट्रक्टर का जो रूल है उसको ये फॉलो करता है, तो आप इनको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की हम बात करें तो पहला आपका आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा आता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीसरा आपका आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आखिर आपका होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी पैरामीटर और इफ इट हैज पैरामीटर, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी पैरामीटर रहा तो ऑल द पैरामीटर हैव डिफॉल्ट वैल्यू, तो जितने भी पैरामीटर होंगे वो क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसका सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो क्लास क्लास नेम ओपनिंग करली ब्रेसेस पब्लिक, यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देंगे विथ नो आर्गुमेंट, और यहाँ पे हम कोई भी मेंबर डिक्लेयर करेंगे जो भी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। और उसके बाद आपका है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो इसमें कह रहा है इफ अ कंस्ट्रक्टर हैज पैरामीटर इट इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्टर है उसके पास कोई भी पैरामीटर होता है तो वो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर असिस्ट इन इनिशियलाइजिंग वैल्यू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है। तो डेफिनेशन में आपको नाम से ही डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये।
उसके बाद आपका एग्जांपल है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का है, जो कि सी प्लस प्लस में लिखा गया है। तो आप ये सी प्लस प्लस के लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट एडिटर में जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसमें रन करके देख सकते हैं इन चीजों को, और एग्जाम में भी आता है तो आप इस तरीके के इससे लिखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। ये लास्ट जो उसका आउटपुट था, आगे का जो पार्ट था वो है। और उसके बाद आपका आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कह रहा है कि अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ नॉर्मल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है, लेकिन विच पैरामीटर इज सेम क्लास ऑब्जेक्ट, यानी जो पैरामीटर सेम क्लास ऑब्जेक्ट होगा तभी ये फॉलो करेगा। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजेस टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, यानी अनदर ऑब्जेक्ट के सेम क्लास को ये कैरी करता है। एंड द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू, पहला आपका है इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अनदर ऑफ द सेम टाइप, यानी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड सेकंड है कि कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। एंड थर्ड है कि कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम अ फंक्शन। ओके, उसके बाद इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन व्हिच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का मेंबर फंक्शन है जो इनिशियलाइज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक अनदर ऑब्जेक्ट के सेम क्लास के द्वारा। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज द फॉलोइंग जनरल फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें पहला आपका ये देख लीजिए एक इस प्रकार का एल्गोरिथम फॉलो करता है, और यहाँ पे फॉलोइंग एग्जांपल है जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को अपने सी प्लस प्लस के कंपाइलर में एक बार रन करके देख लीजिएगा क्या उसका आउटपुट आ रहा है। ये उसका लास्ट पार्ट था। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर आपसे नाम से ही आप पता चल रहा होगा आपको कि किसी भी चीज को डिलीट करना। तो इसमें कह रहा है कि इट इज अ मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट और डिलीट एन ऑब्जेक्ट, यानी एक प्रकार का मेंबर फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द कंस्ट्रक्टर बट इट इज प्रेसिडेड बाय अ टाइल्ड साइन, यानी जो टिल्ड साइन होता है उसके द्वारा ये प्रोसीड किया जाता है डिस्ट्रक्टर। अगर मैं साइन की बात करूं तो इस प्रकार का एक साइन होता है जो आप देखें, इस प्रकार का एक साइन होता है, टिल्ड साइन इसे हम कहते हैं। तो इस साइन को आप इसके पॉइंट के नीचे एक बार ऐड कर लीजिएगा, टिल्ड साइन से हम इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल है कि डिस्ट्रक्टर आर ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास रिक्वायर्ड टू फ्री मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इट गोज आउट ऑफ अ स्कोप। एंड सेकंड है कि डिस्ट्रक्टर आर पैरामीटर लेस फंक्शन। एंड थर्ड है कि नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द नेम ऑफ द क्लास बट प्रेसिड बाय टिल्ड साइन, यहाँ पे आपका टिल्ड साइन दिया हुआ है। फोर्थ आपका है कि डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, यानी जो डिस्ट्रक्टर है कोई भी रिटर्न टाइप को प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी रिटर्न टाइप हमें नहीं देता। एंड उसके बाद है कि द डिस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, यानी जब आपका आउट ऑफ स्कोप जाएगा ऑब्जेक्ट तो जो आपका डिस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को अपने कंपाइलर में अपने टेक्स्ट एडिटर जो भी यूज कर रहे हैं उसमें रन करके आप देखिएगा क्या ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आपका आउटपुट ये आ रहा है तो आपका प्रोग्राम सही है। और आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएशन, जो कि आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसोसिएशन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को ऊप्स के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि और भी जो इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो आप तक मिल सके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसोसिएशन आखिर होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड आपका कह रहा है कि एसोसिएशन इज अ सिमेंटिकली अ वीक रिलेशनशिप, यानी ये एक प्रकार का वीक रिलेशनशिप होता है बिटवीन अदरवाइज अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट, यानी अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पाए उसके बीच में एक वीक सा जो रिलेशन होता है ना वो प्रोवाइड करता है आपका एसोसिएशन। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एसोसिएशन इज अ यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइफ टाइम एंड देयर इज नो ऑनर, यानी एसोसिएशन उस रिलेशन के द्वारा एक्सेस किया जाता है जिसमें दो या दो से अधिक जो ऑब्जेक्ट हैं वो रहते हो और साथ ही साथ उनके पास खुद का लाइफ स्टाइल हो, यानी वो खुद के डिपेंडेंसी पे वर्क करें, किसी अदर चीज पे डिपेंड ना हो, उनके पास जो ऑनर हो वो हो। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि रिलेशनशिप है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। जैसे मान लीजिए कि एक जो डॉक्टर है वो एक समय पे मल्टीपल पेशेंट को क्या कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है। जैसे हम किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर साहब रहते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि मरीजों की लंबी कतारें लगी होती हैं, तो एक डॉक्टर
कहीं ना कहीं हजारों के संख्याओं में जो मरीज होते हैं उनको देखता है, क्लियर, एक ही समय पे। बट वन पेशेंट कैन विजिट मल्टीपल डॉक्टर फॉर ट्रीट। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पेशेंट है, उसको एक जगह डॉक्टर को उसने दिखाया, तो उसको जो डॉक्टर उसने दवा लिखा वो उसके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे के सलाह के द्वारा किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो इस तरीके का रिलेशन बनता है। तो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन लाइफ स्टाइल एंड देयर इज नो ऑनर, यानी इसके पास कोई ऑनर नहीं है, उनके पास खुद का लाइफ स्टाइल है, वो किस डॉक्टर के पास जाएंगे, किसके पास नहीं जाएंगे, तो इस तरीके की चीजें हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा आप चीजों को रिलेट करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा, है कि नहीं। स्टार्ट। अगला है आपका जो पॉइंट, उसमें कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इंडिपेंडेंटली, यानी अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो पार्ट होता है एसोसिएशन का, वो बनाया भी जा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, वो इंडिपेंडेंटली होता है। उसके बाद फ्रेंड एक और पॉइंट कह रहा है कि इन यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एंड एसोसिएशन रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, यानी जो आपका एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है उसको एक सिंगल एरो के द्वारा यूएमएल में रिप्रेजेंटेड किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एसोसिएशन रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आल्सो नोन एज कार्डिनलिटी, यानी जो एसोसिएशन है उसको हम कार्डिनलिटी के नाम से भी जानते हैं। एंड वन टू वन, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी, यानी वो वन टू वन रिलेशन, वन टू मेनी रिलेशन और मेनी टू मेनी रिलेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद essentially an association relationship between two or more object denotes a path for communication, यानी जो आपका एसोसिएशन होता है वो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में एक पाथ को प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने के लिए, जिसे हम लिंक भी कहते हैं, जिसके द्वारा जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आसान हो जाता है, आसानी हो जाता है दो पर्सन के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, है कि नहीं। तो यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। उसके बाद कह रहा है कि एसोसिएशन इज अ रिलेशनशिप which describe the reasons for the relationship and the rules that govern the relationship, यानी एसोसिएशन एक प्रकार का रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल हम लें, तो जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, तो वो एक समय पे क्या करेगा, एक ही टीचर के पास जाएगा, ऐसा को नहीं कि मल्टीपल टीचर के पास जा सकता है एक समय पे, हाँ, लेकिन एक टीचर जो है वो एक समय पे मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। तो इस तरीके से हम एसोसिएशन को रिलेट कर सकते हैं। उसी में एक टाइप आता है एसोसिएशन का, जिसमें आता है यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन। तो ये क्या होता है, तो यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, यानी एक प्रकार का स्पेशल फॉर्म होता है एसोसिएशन का, वेयर वन ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद अनदर ऑब्जेक्ट, जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एसोसिएट होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो पहले ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता, यानी इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता। इट इज लाइक वन वे कम्युनिकेशन, यानी जो यूनिडायरेक्शनल होता है एक प्रकार का वन वे कम्युनिकेशन हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है वो टीचर को रिलेट करता है, लेकिन जो टीचर है वो मल्टीपल टाइम पे स्टूडेंट को रिलेट कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मल्टीपल स्टूडेंट जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं एक सिंगल टीचर के द्वारा, तो ये एग्जांपल का पॉइंट हो सकता है आपके लिए। उसके बाद आपका आता है बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। तो ये एक प्रकार का इट इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन वेयर वन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट, यानी इसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है, एंड द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, और साथ ही साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो पहले ऑब्जेक्ट का भी जो फॉलो करता है रूल वो फॉलो करता है। तो यानी वो टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरह से वो चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, लेट अस एग्जांपल ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद अ सिंगल टीचर एंड अ सिंगल टीचर स्टूडेंट कैन बी एसोसिएट विद मल्टीपल टीचर, यानी जो सिंगल टीचर होता है वो मल्टीपल स्टूडेंट को ऑपरेट करता है, और जो सिंगल स्टूडेंट होता है वो जो होता है मल्टीपल टीचर के द्वारा एसोसिएट किया जाता है। तो है कि नहीं, जैसे एक क्लास है तो क्लास में फिजिक्स का टीचर अलग होगा, मैथ का टीचर अलग होगा, साइंस का अलग होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। बट देयर इज नो ऑनरशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड बोथ दे हैव देयर ओन लाइफ साइकिल एंड बोथ कैन बी क्रिएटेड एंड डिलीटेड इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ तक का ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेशन को, जो कि आपके ऊप्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीगेशन, और ये एक प्रकार का हैज अ रिलेशनशिप होता है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है ऊप्स के अंदर, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सीरीज आपको मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम लोग। इसमें सबसे पहला आपका आता है एग्रीगेशन, जो एक प्रकार का हैज अ रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है।
इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एग्रीगेशन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, यानी जो एग्रीगेशन है एक प्रकार का स्पेशल फॉर्म है किसका, एसोसिएशन का, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एसोसिएशन को डिस्कस किया था। बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, यानी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में, इन विच द ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइफ साइकिल, यानी जो ऑब्जेक्ट क्या हो जिनके पास खुद का लाइफ साइकिल हो, बट देयर एग्जिस्ट एंड ओनरशिप एज वेल, और साथ ही साथ वो ओनरशिप को एग्जिस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और कह रहा है कि एग्रीगेशन इज अ टाइपिकली अ होल एंड पार्ट रिलेशनशिप, बट इट मे और मे नॉट डिनोट फिजिकल कंटेनमेंट, यानी ये फिजिकल कंटेनमेंट को डिनोट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। एंड द ऑब्जेक्ट मे और नॉट बी अ पार्ट ऑफ द होल। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इन एग्रीगेशन द ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइफ साइकिल बट दे डू हैव ओनरशिप एज वेल, यानी वही पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल कह रहा है कि एन एम्प्लॉय मे बिलोंग टू द मल्टीपल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक एम्प्लॉय है वो क्या करता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाउएवर इफ द डिपार्टमेंट इज डिलीट, यानी किसी कारणवश मान लीजिए कि डिपार्टमेंट आपका डिलीट हो गया, तो जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होगा वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ही वुड नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि वो क्या है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। एक डिपार्टमेंट डिलीट होने से कहीं ना कहीं उसको फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि नोट दैट द ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेटिंग इन द एन एग्रीगेशन रिलेशनशिप कैन नॉट हैव साइक्लिक एग्रीगेशन रिलेशनशिप, यानी वो क्या करेंगे, साइक्लिक जो रिलेशनशिप होता है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट इज अ होल कैन कंटेन अ पार्ट बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ओके, यानी उसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड आपका एक और पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर फर्स्ट पॉइंट इट रिप्रेजेंटेड हैज अ रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक प्रकार का हैज अ रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड है कि इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन, दैट इज अ वन वे रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट कैन हैव अ स्टूडेंट बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, दस यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, यानी डिपार्टमेंट के पास स्टूडेंट होते हैं लेकिन स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट हो ये जरूरी नहीं है, यानी उसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, तो ये यूनिडायरेक्शनल को रिप्रेजेंटेट करता है। उसके बाद कह रहा है कि इन एग्रीगेशन both the entries can survive individually, which means encoding one entity will not affected the other entity, यानी एक entity जो होता है वो other entity को affect नहीं करेगा इसके अंदर। यहाँ पे एक एग्जांपल है, car is an aggregation of engine, seat, wheel and other object, यानी जो कार है वो कार पूरा आपका क्या हो गया, एग्रीगेशन हो गया, और ये सारे जो है वो क्या है, एसोसिएशन है। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। उसके बाद फ्रेंड एक प्रोग्राम है जो कि आपको एग्रीगेशन में, अगर एग्जामिनेशन में एग्रीगेशन आता है तो अगर आप इस प्रोग्राम को लिख देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा एग्जामिनेशन में नंबर गेन करने में। तो ये यहाँ तक आपका पॉइंट एंड होता है, और ये प्रोग्राम बेसिकली C++ में लिखा गया है। तो एक बार आप C++ के अंदर जाके अपने कंपाइलर में इसको रन करके देखिएगा कि आउटपुट आपका क्या आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन, जो कि आपका UPS के लिए काफी बेहतर पॉइंट होता है कंपोजिशन। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनहेरिटेंस और साथ ही साथ जो आपका एग्रीगेशन होता है, एसोसिएशन होता है, उन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में वो सारी चीजें अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कंपोजिशन आपका है, इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कंपोजिशन इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन, यानी एक प्रकार का स्पेशल फॉर्म होता है एग्रीगेशन का, जिसमें इन विच इफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, यानी जब आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट वुड केसेस टू एग्जिस्ट, तो उस कंडीशन में जो आपके चिल्ड्रन जो ऑब्जेक्ट होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इट इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन, यानी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन होता है। एंड इज आल्सो रिफर्ड टू एज डेथ रिलेशन, यानी ये डेथ यानी जन्म, जैसे हम कह सकते हैं मृत्यु तक का ये रिलेशन को रिप्रेजेंटेट करता है कि नहीं। उसके बाद एग्जांपल की अगर हम बात करें कि हाउस इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर रूम्स, यानी एक घर हो गया, वो घर आपका मान लीजिए कि एक या एक से अधिक रूम के मिलने से बना है। यदि मान लीजिए कि आपका हाउस टूट जाता है, यानी आपका घर टूट जाता है, तो जितने भी रूम होंगे वो सारे क्या होंगे, ब्रेक होंगे। एंड एज दे कैन नॉट एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ, यानी वो क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं।
उसके बाद इसमें एक और रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें तो हमने हाउस का एग्जांपल तो देखा ही, और बिटवीन अ पर्सन बॉडी एंड अ हार्ट, यानी किसी भी मनुष्य के दिल और साथ ही साथ उसके जो शरीर है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो कंपोजिशन जो होता है उसको रिप्रेजेंटेट करता है। उसके बाद कह रहा है कि कंपोजिशन रिलेशनशिप आर पार्ट होल रिलेशनशिप वेयर द पार्ट मस्ट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट, यानी वो पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके कंप्लीट पार्ट को रिप्रेजेंटेट करता है। एग्जांपल है वही, हार्ट इज द पार्ट ऑफ पर्सन बॉडी एंड द पार्ट इज ए composition can only be a part of one object at a time, and heart that is a part of one person body cannot be a part of someone else body, यानी किसी एक मनुष्य के दिल, एक मनुष्य का जो दिल है कहीं ना कहीं जो उसका हार्ट है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए काम नहीं कर सकता एक ही समय पे, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं। उसके बाद इसमें एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट कंपोजिशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आर ऑफन बिल्ट फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कार इज द बिल्ड यूजिंग अ मेटल फ्रेम, इंजन, सम टायर्स, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग व्हील एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर पार्ट, यानी जो कार होता है वो आपके इंजन के मिलने से बनता है, फ्रेम के मिलने से बनता है, टायर्स के मिलने से बनता है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं। एंड अ पर्सनल कंप्यूटर इज बिल्ड फ्रॉम अ सीपीयू, मदरबोर्ड, सम मेमोरी एक्सेट्रा, यानी जो आपका कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं सीपीयू के मिलने से बनता है, जो आपका उसमें कीबोर्ड होता है वो होता है, माउस होता है वो कहीं ना कहीं ये सारे उनके क्या है, पार्ट्स हैं। इवन यू आर बिल्ट स्मॉलर पार्ट, यू हैव अ हेड, बॉडी, स्मॉल सम लेग्स, आर्म्स, यानी अगर मैं अपने शरीर की बात करूं तो हमारे शरीर में क्या है, हमारे जो पैर हैं वो है, हाथ है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों के मिलने से हमारा एक पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिंपलर वंस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कंपोजिशन, यानी ये जो आपका कंपोजिशन होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कंपोजिशन कहते हैं। उसके बाद आ रहा है कि ब्रॉडी जिन्होंने एक रिलेशन दिया था, ऑब्जेक्ट कंपोजिशन मॉडल्स हैज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, उन्होंने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट कंपोजिशन है वो हैज अ रिलेशनशिप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। एंड अ कार हैज अ ट्रांसमिशन एंड योर कंप्यूटर हैज अ सीपीयू एंड यू हैव अ हार्ट and the complex object is sometime called the whole or a parent, यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है वो कई समय पे क्या उसे हम कहते हैं, पेरेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि द सिंपलर ऑब्जेक्ट इज ऑफन कॉल्ड अ पार्ट, चाइल्ड और कंपोनेंट, यानी जो सिंपलर ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें हम पार्ट कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे। और रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार एंड हार्ट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, उसके बाद एक यहाँ पे हाउस और रूम का कंपोजिशन बताया गया है। तो ये आपका होल हाउस हो गया, यहाँ पे ये रूम हो गया, उसका कंपोजिशन हो गया। और ये एक आपका सामने प्रोग्राम दिख रहा होगा जो कि C++ में प्रोग्राम है। तो ये कंपोजिशन पे आधारित प्रोग्राम है, तो आप इस प्रोग्राम को अपने कंपाइलर में, टेक्स्ट एडिटर जो यूज कर रहे हैं आप, उसमें एक बार रन करके देख लीजिएगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। उसके बाद एक चार्ट आता है फ्रेंड, जिस चार्ट का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वो आपका है कंपैरिजन चार्ट, जिसमें एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन आता है। ऑनर, जो एसोसिएशन होगा उसमें कोई भी ऑनर नहीं होगा, एग्रीगेशन में सिंगल ऑनर रहेगा और कंपोजिशन में भी आपके सिंगल ऑनर रहेंगे। लाइफ टाइम की हम बात करें तो एसोसिएशन हैव देयर ओन लाइफ टाइम, यानी उसके पास खुद का लाइफ टाइम होता है। एंड यहाँ पे एग्रीगेशन में हैव देयर ओन लाइफ टाइम, एंड यहाँ पे ऑनर्स लाइफ टाइम, जिसमें ऑनर्स का लाइफ टाइम होता है। उसके बाद चाइल्ड ऑब्जेक्ट की बात करें तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट ऑल आर इंडिपेंडेंट, यानी जो एसोसिएशन होता है उसमें जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और एग्रीगेशन में जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो बिलोंग करेंगे सिंगल पेरेंट को, और कंपोजिशन में चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट होंगे वो बिलोंग करेंगे सिंगल पेरेंट को। यहाँ तक आइए पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इनके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है UPS के अंदर, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो पॉइंट कह रहा है कि टू मेक इट शॉर्ट, देयर इज no interface in C++, and conceptually an interface is a pure virtual class with no implement whatsoever। okay, तो यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझने की कोशिश करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर द वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन इन C++, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होता है एक प्रकार का तरीका होता है
C++ के एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन इन C++ इज द प्रोसेस टू हाइड द इंटरनल डिटेल्स शोइंग द फंक्शनैलिटी ओनली। यानी जो एब्स्ट्रैक्शन होता है C++ के अंदर वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है हाइड करने के लिए एक इंटरनल डिटेल को। एंड एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव बाय टू वे, यानी दो तरीके से ये अचीव किया जा सकता है। पहला आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा आपका होता है इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, अब हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस बोथ कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच आर नेसेसरी फॉर एब्स्ट्रैक्शन। यानी ये एक ऐसा फैक्ट है, इन दोनों का फैक्ट से हम एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को समझते हैं, जानते हैं। उसमें कह रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट इज डिजाइंड टू बी स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास। यानी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो डिजाइन किया जाता है एक बेस क्लास के लिए। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट हैज एटलीस्ट प्योर वर्चुअल मेथड। यानी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसके पास कम से कम एक प्योर वर्चुअल मेथड होता है। एंड you cannot create instance of that class, but you can have implement in it that is shared with the derived class। okay, तो पॉइंट है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि in C++ class is made abstract by declaring at least one of its function as pure virtual function, and a pure virtual function is specified by placing 0 इन इट्स डिक्लेरेशन। यानी डिक्लेरेशन में हमें 0 को इनिशियलाइज करना जरूरी है। एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ड्राइव क्लास। यानी जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो प्रोवाइड होगा किसके द्वारा, ड्राइव क्लास के द्वारा। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के द्वारा आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करके अपने कंपाइलर के अंदर देख सकते हैं। ये प्रोग्राम का पूरा इंटरफेस है, यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये है। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। तो इसमें टेक्निकल वर्ड है, कह रहा है कि C++ हैज नो बिल्ट इन कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जो C++ होता है वो इनहेरिटेंस, जो आपका इंटरफेस होता है सॉरी, उसको बिल्ड नहीं करता। एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी इसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विच कंटेन ओनली प्योर वर्चुअल फंक्शन, जो केवल प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्या करता है, कंटेन करता है। सिंस इट अलाउज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड यू कैन इनहेरिट this class to create another class which will then contain this interface and in it। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंटरफेस के लिए हैं। पहला है कि एन इंटरफेस हैज नो इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सेकंड है कि एन इंटरफेस क्लास कंटेन ओनली अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। थर्ड है आपका कि एन इंटरफेस क्लासेस इज अ क्लास दैट स्पेसिफाई द पॉलीमॉर्फिक इंटरफेस। यानी एक प्रकार का ऐसा क्लास है जो पॉलीमॉर्फिक इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, और ये उसके रिलेटेड प्रोग्राम है जो आपके इंटरफेस के द्वारा समझ सकते हैं प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को। और यहाँ पे एक लास्ट सा कंसेप्ट है, वो है आपका इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरफेस डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स मेथड एंड इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। यानी एक प्रकार का कंडीशन है, कंसीडर करता है कलेक्शन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन को। और C++ के अंदर जो इंटरफेस होता है वो क्या हो सकता है, कैन बी simulated by making all the method as a pure virtual function। okay, and Java के अंदर there is a separate keyword in interface, यानी separate keyword होते हैं इंटरफेस के अंदर। और उसके बाद कह रहा है कि इंटरफेस प्रोवाइड अ convenient means of resolving the tension between what a class is and what can it do। यानी वो कौन सा क्लास उसमें डिक्लेयर होगा और वो क्या करेगा, किस तरह से कर सकता है, उन चीजों को डिक्लेयर करना थोड़ा सा इसमें जरूरी हो जाता है। एंड कीपिंग interface and implementation separate in C++ program keep design clean and foster reuses। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और उसके यूजेस को देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो सीरीज़। इससे उस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 3 मिनट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, ये जो पैराग्राफ में चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, इस पैराग्राफ के चीज़ों को आपको ब्रेक करके एक पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लेना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो।
पहला पॉइंट कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अनदर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक है पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे कह रहा है कि द फिलॉसफी डैट अंडरलाइन इज़ वन इंटरफेस मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो फिलॉसफी इसमें आधारित होता है वो होता है कि एक इंटरफेस और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, तो जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो फादर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंटेट करती हैं। सो सेम पर्सन पॉजेज हैव डिफरेंट बिहेवियर इन द डिफरेंट सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगला पॉइंट कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स वर्ड पॉली एंड मॉर्फस। द वर्ड पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फस मीन्स फॉर्म, यानी दो वर्ड के मिलने से बना है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली और मॉर्फस से। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा और मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे इसको डिवाइड किया गया। जैसे मान लीजिए शेप हो गया, तो शेप में आपका रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ट्रायंगल शेप भी हो सकता है, सर्कल शेप भी हो सकता है। और ये थोड़ा सा एग्जांपल कह सकते हैं ऑपरेटर के फॉर्म में। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया गया कि सपोज इफ़ यू आर इन द क्लासरूम दैट द टाइम यू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। यदि मान लीजिए कि आप अगर क्लासरूम में होते हैं तो आप एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो उस समय आप एक कस्टमर की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप किसी घर में होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसके घर के जो सन बेटा या फिर बेटी होती है उनके तरह वर्क करते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज उसमें होती हैं। उसके बाद आपका आता है यूजेस एंड एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मेथड ओवरलोडिंग अलाउ द मेथड्स दैट परफॉर्म द सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड फंक्शन टू बी एक्सेस थ्रू अ कॉमन नेम, यानी ये जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है वो एक कॉमन नेम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड, वो कह रहा है कि मेथड ओवरलोडिंग कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन कंस्ट्रक्टर अलोंग द डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट क्लास। और इसमें मेथड ओवर राइडिंग के बारे में ही इसमें बताया गया है बेसिकली। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम आपका फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम आपका वर्चुअल फंक्शन आता है। इससे अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी जो ऊप्स है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवररीडिंग को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऊप्स के कंसेप्ट में। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर अप किए हैं, तो ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो ये जो PDF है ये आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मेन इसमें होता है कि फंडामेंटल आपको समझ में आना। ओके, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि वेन एवर सेम मेथड नेम इज एग्जिस्टिंग मल्टीपल टाइम्स, यानी जब कभी सेम मेथड का जो नाम है वो एग्जिस्ट करता है मल्टीपल टाइम्स, यानी एक से ज़्यादा टाइम में, तो द सेम क्लास विथ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर इज नॉन एज मेथड ओवरलोडिंग। तो वो जो पैरामीटर उसके होंगे वो डिफरेंट ऑर्डर में होंगे, डिफरेंट आपके टाइप में होंगे, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। हम क्यों मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं, क्या उसका बेनिफिट होता है? तो कह रहा है कि सपोज वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ गिवन नंबर बट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट, यानी यदि मान लीजिए कि हमें किसी भी नंबर को ऐड करना है, ओके, तो हमारे पास कोई भी दे सकता है नंबर ऑफ आर्गूमेंट। इफ़ वी राइट मच मेथड सच एज इंट कॉमा इंट, ए में आपका है इंटीजर, दो इंटीजर हैं, एंड टू आर्गूमेंट बी। यहाँ पे देखिए बी में, देखिए बी में दो आर्गूमेंट दिए गए हैं, इंट इंट, क्लियर, तो यहाँ पे 3 हुआ। फॉर 3 आर्गूमेंट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू and other programmer to understand the purpose or the behavior of the method and they cannot be identify the purpose of method। तो ये देखिए अगर दो इंटीजर रहता तो दो इंटीजर अगर दोनों तरफ रहता तो उनको जोड़ना तो आसान होता, लेकिन 3 इंटीजर एक तरफ दिए हैं, 2 इंटीजर एक तरफ है, तो वो कहीं ना कहीं हर एक प्रोग्रामर के लिए जो होगा काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो वी यूज़ द मेथड ओवरलोडिंग टू ईजली फिगर आउट द प्रोग्राम, यानी इसके जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अबव 2 मेथड्स वी कैन राइट सम इंटीजर कॉमा इंटीजर एंड सम इंटीजर कॉमा इंटीजर, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं।
अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्लास नेम होगा, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप मेथड होगा, यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो एग्जांपल में आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कि डिफरेंट वे टू ओवरलोड द मेथड, यानी मेथड को ओवरलोड करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहला होता है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट और पैरामीटर, यानी नंबर ऑफ आर्गुमेंट और पैरामीटर को चेंज करके। सेकंड आपका है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप को चेंज करके। तो इसमें कह रहा है कि बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यानी नंबर ऑफ आर्गुमेंट को चेंज करके किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएट 2 ओवरलोडेड मेथड। फर्स्ट सम मेथड परफॉर्म द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड सेकंड सम मेथड परफॉर्म द एडिशन ऑफ 3 नंबर। तो यहाँ पे देखिए मेथड ओवरलोडिंग के लिए 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एक 2 इंटीजर को हमने जोड़ा है, यहाँ पे देखिए सम हमने दिया है इंटीजर ए एंड बी, जिसमें हम 2 इंटीजर को ऐड करेंगे और यहाँ पे एक पे आपको मिलेगा, ये तो आपका पूरा प्रोसीजर है जिसमें, और साथ ही साथ हमने 3 इनपुट के लिए लिया है, तो 3 इनपुट के लिए आउटपुट, यानी 2 के लिए ये और 3 के लिए 60 होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सेकंड आपका है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप को बदल के किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल वी हैव टू क्रिएट 2 ओवरलोडेड methods that differ in the different type data type. The first sum method receive the 2 integer argument and the second sum method receive the 2 float argument। यानी जो आपके हमारा जो सम है वो क्या करेगा, 2 इंटीजर वैल्यू को कैरी करेगा, और दूसरा जो सम है वो किसको कैरी करेगा, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट यानी पॉइंट वाला वैल्यू। तो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 इंटीजर को सही तरीके से पुट किया है, तो यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मेथड ओवररीडिंग। इसमें कह रहा है कि इफ़ ड्राइव क्लास डिफाइन द सेम मेथड एज डिफाइन इन इट्स बेस क्लास इज नॉन एज द मेथड ओवररीडिंग इन द C++। यानी जब ड्राइव क्लास डिफाइन करता है सेम मेथड को और डिफाइंड होता है उसके सेम बेस क्लास में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवररीडिंग कहते हैं C++ के अंदर। उसके बाद इसी में पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू अचीव द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इसका हम यूज़ करते हैं अचीव करने के लिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इनेबल यू टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास। यानी ये हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसको थोड़ा सा आसानी करता है, जिसमें बेस क्लास होता है उसमें हम इसको अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है, बेसिकली आप इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक आइए पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने OOPM के अंदर बहुत सारे टॉपिक को कवरअप किया है, तो उन वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। यानी बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रिंग कॉमनली यूज्ड इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी 2 तरीके के जो स्ट्रिंग होते हैं वो C प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। पहला होता है स्ट्रिंग डेटा और ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, एंड दूसरा होता है C स्ट्रिंग, जिसे C स्टाइल स्ट्रिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि C स्ट्रिंग क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरेज। This is also supported in C++ programming, hence it is called C string। यानी जो आपका C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो कलेक्शन होते हैं कैरेक्टर के वो स्टोर होते हैं किसके फॉर्म में, एरे के फॉर्म। तो बेसिकली ये इस चीज़ में कैरी करता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि C स्ट्रिंग्स आर एरेज ऑफ टाइप कैर टर्मिनेट विथ नल कैरेक्टर दैट इज़ /0। यानी जो C स्ट्रिंग होता है वो एरे टाइप का कैरेक्टर होता है, और हम किस तरीके से C स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके तो आप इस चीज़ को नोट्स में अच्छी तरीके से लिखते चलिएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव वे है जो डिफाइन करता है स्ट्रिंग को। हम इस स्ट्रिंग को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन उसमें नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हेलो को हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे, इंडेक्स के अंदर वेरिएबल किस तरीके से देंगे, तो 0 इंडेक्स 1 2 3 4 और 5। तो 0 पे आपका H होगा, तो और E, उसके बाद L O, और जो आपका अगला स्ट्रिंग है वो क्या होगा, नल हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, और उसका एड्रेस, आपका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। और इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है, अगर स्ट्रिंग एग्जामिनेशन में पूछता है तो उसमें 2-3 एग्जांपल आपको ऐड करने होते हैं। जब तक आप एग्जांपल जो है वो ऐड नहीं करेंगे तब तक जो आपका आंसर है वो सफिशिएंट नहीं होगा, यानी वो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। तो एक छोटे छोटे प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हैं। अगर आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी VS कोड या फिर टर्बो यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम्स को रन करके देख सकते हैं कि क्या उसका आउटपुट आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आउटपुट आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपका आता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है।
तो इसमें कह रहा है कि इन C++ यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर होल्डिंग स्ट्रिंग, यानी C++ के अंदर हमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर। अनलाइक यूजिंग कैर एरे स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ एंड कैन बी इंटर्ड एज योर रिक्वायरमेंट, यानी कैर एरेज के अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रिंग है उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते उसके लेंथ को। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया गया है, सारे एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं, आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। अब किस तरीके से हम पासिंग करते हैं स्ट्रिंग को फंक्शन के अंदर, तो वो बताया गया है एक एग्जांपल के माध्यम से कि हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट करते हैं। काफ़ी छोटा छोटा एग्जांपल है, आप इसको इजीली प्रोग्राम में रन करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। यहाँ से कुछ रेंजेस है जो आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं स्ट्रिंग के तौर पे, तो आप इस इम्प्लीमेंटेशन को एक दो बार देख के क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो सी स्ट्रिंग क्लासेस होते हैं वो भी आपके यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारा जो फंडामेंटल है ना वो एग्जांपल पर ही डिपेंड करता है। जब तक आप एग्जांपल को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें कब स्ट्रिंग का यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। एबिलिटी टू यूटिलाइज द SVRM डिज़ाइन पैटर्न, और उसके बाद द इंटरफेस आर मच मोर इंटीट्यूड टू यूज़ एंड लीडिंग टू लेस चांस ऑफ मैपिंग ऑफ आर्गुमेंट ऑर्डर, और बेटर सर्चिंग के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।